हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नए क्लास में हम सीखने वाले क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन जो है आपका वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है, जो आपकी बुक में पेज नंबर 139 पर अवेलेबल है। राइट, सॉरी 139 नहीं, 141। ओके, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में से भी देख सकते हैं, अगर बुक नहीं है तो आप यहाँ से भी देख के सीख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो प्रीवियस वीडियो का कंसेप्ट है, तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको आई कार्ड में भी मिल जाएगा, दोनों जगह से आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बाकी चीजें मैं क्वेश्चन समझाते समझाते आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अलय और संकेत एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। क्या लिखा है कि दो साझेदार, जिनका एक का नाम है अलय और एक का नाम है संकेत, और इनके बीच लाभानी का प्रमाण कितना है, 2:1। याद रखना, इनके बीच में लाभानी का प्रमाण कितना है, 2:1। तारीख 31/3/17 के रोज पेढ़ी की बही में निम्नानुसार बाकियां हैं। यानी इस दिन, किस दिन, 31/3/17 के दिन इनके पास कुछ बाकियां थी। बाकियां मतलब कुछ पैसे पड़े हुए थे, कुछ चीजें बची हुई थी। वो क्या है? एक था लाभानी खाता, ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ उधार बाकी। दूसरा लिखा है अनामत फंड। तीसरा लिखा है कारीगर लाभांश फंड। चौथा लिखा है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। चार चीजें दिया गया है। उसके बाद आगे लिखा है उपरोक्त तारीख को अलय और संकेत ने अपने बीच लाभानी वितरण का नया प्रमाण 1:1 निश्चित किया। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने कारीगर को 6,000 का दावा चुकाना बाकी। तो ये पॉइंट आपको अंडरलाइन कर लेना है कि कितना चुकाना बाकी है, 6,000 का दावा चुकाना बाकी है। पीढ़ी की बही में एकत्रित हुए लाभ या हानि का वितरण दर्शाती प्रविष्टियां लिखिए। अब हमें यहाँ पे लिखना है रोजनामचा। ठीक है, प्रविष्टियां का मतलब क्या लिखना है हमें? रोजनामचा। अब सवाल यह है कि सर रोजनामचा कैसे लिखेंगे? तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, एक कहा था मैंने, या तो एकत्रित लाभ होगा, एकत्रित लाभ, या मैंने कहा था अनामत भी हो सकता है। ठीक है, या तो हानि, दो चीजें होंगी। यहाँ पे या लिख देता हूँ, लाइन डैश की करना। या तो क्या होगी? हानि। ठीक है, लाभ का शेष हमेशा क्या होता है? जमा। आपको डिटेल कंसेप्ट अगर समझना है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखना। और हानि का कंसेप्ट हमेशा क्या होता है, सॉरी, हानि हमेशा क्या होता है? उधार। ये आपको याद रखना है। और लाभ जब हम बांटेंगे, क्या कहा मैंने, जब लाभ बांटेंगे तो पूंजी बढ़ेगी, इसलिए पूंजी खाते क्या हो जाएगा? जमा। लाभ बांटने से किसको? लाभ बांटने से पूंजी क्या होती है? बढ़ती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लाभ बांटने से क्या होती है? पूंजी बढ़ती है। तो पूंजी हमेशा क्या होगा? जमा। और हानि बांटने से पूंजी हमेशा क्या होती है? घटती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पूंजी घटती है। ठीक है, जब पूंजी घटती है तो घटने का मतलब इसको हम क्या कर देंगे? उधार। और मैंने समझाया है कि जो चीज जमा है उसको बंद करोगे खाता तो क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा। और जो चीज उधार है खाता बंद करोगे तो क्या हो जाएगा? जमा। ये डिटेल कंसेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ओके, अभी हम थोड़ा सा सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहला लिखा है लाभ हानि खाता। क्या लिखा है पहला? लाभ हानि खाता, ब्रैकेट में लिखा है उधार बाकी। अब ये उधार बाकी दिया, खाता बंद करोगे तो क्या हो जाएगा? ये जमा हो जाएगा। और मैंने कहा साझेदारों की पूंजी क्या हो जाएगी? उधार, क्योंकि उधार बाकी यानी हानि है। हानि बांटोगे तो साझेदार की पूंजी क्या होगी? घट जाएगी। यानी जो पहला रोजनामचा बनेगा वो रोजनामचा क्या बनेगा? यहाँ पे दो लोग हैं, एक है अलय और संकेत, तो यहाँ पे लिखेंगे अलय। तो यहाँ पे मैं पूरा नाम लिख देता हूं, अलय और संकेत। क्या लिखेंगे? अलय और संकेत। इन दोनों की पूंजी खाते क्या हो जाएगा? उधार। क्योंकि हानि बांटने से पूंजी क्या हो जाएगी? हमारी घटेगी। और पूंजी अगर घट रही है तो पूंजी क्या हो जाएगा? उधार। अब याद रखना है, मैंने दोनों को ऐसे ब्रैकेट लगा के एक साथ लिख दिया, लेकिन तुम्हें अलग लिखना है। अलय की पूंजी खाते उधार, संकेत की पूंजी खाते उधार। ठीक है, और जमा क्या हो जाएगा? तो जो हमें दिया हुआ है, दिया क्या है हमें? लाभ हानि खाते जमा। क्या हो जाएगा? लाभ हानि खाते जमा। अब सवाल है कि कैसे बांटोगे? दो लोग हैं तो कैसे बांटोगे? तो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो हमें दो अनुपात दिया है, एक है 2:1 और एक है यहाँ पे 1:1, दो प्रमाण दिया। तो हम कौन से प्रमाण में बांटेंगे? तो ये तो साफ साफ लिखा है नया प्रमाण, तो ये हमारा फिर कौन सा हो जाएगा? पुराना। और मैंने कहा था कि जो भी चीजें होंगी 31/3/17 के तक, वो सारी चीजें हमें कौन से अनुपात में बांटनी है? पुराने अनुपात में। याद रखना है, 31/3/17 से पहले वाली जितनी भी चीजें होंगी हमें कौन से अनुपात में बांटना है? पुराने अनुपात में। यानी कि ये भी, यानी 18,000 रुपए जो है, इसको भी हम पुराने अनुपात में बांटेंगे। तो 18,000 को पुराने अनुपात में बांटोगे तो 18,000 गुणे 2/3 करें, यानी 18,000/3 तो 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12,000 हो जाएगा और 6,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे रकम कितना लिखना है? पहले में 12,000 रुपए लिखना है, दूसरे में 6,000 रुपए,
और यहाँ पे टोटल कितना लिख देना है 18,000 रुपए। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पहला रोजनामचा। अभी बात करते हैं दूसरा रोजनामचा की, तो मैं यहीं पे साइड में ही लिख दूंगा। दूसरे में क्या लिखा है? दूसरे में दिया अनामत फंड। मैंने कहा था जितने भी अनामत होते हैं वो लाभ का ही भाग होता है, नहीं उनका शेष भी हमेशा क्या होता होगा? जमा। तो अनामत बांटोगे तो जब जमा शेष है तो पहले अनामत क्या हो जाएगा? उधार। क्योंकि जब हम लाभ बांटते हैं, ठीक है, तो उनका शेष हमेशा जमा होता है, तो बांटने पर क्या हो जाएंगे? उधार। उल्टा कर देंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अनामत फंड खाते उधार। बांटा किसके बीच में जाएगा? साझेदारों। साझेदार का नाम क्या है? अलय और संकेत। याद रखना है क्या नाम है? अलय और संकेत। इन दोनों की पूंजी खाते क्या हो जाएगा? जमा। पूंजी खाते जमा। कौन से अनुपात में? तो जो दिया है अनुपात है 2:1। रकम कितना है? 27,000। तो 2:1 यानी 2+1। यहाँ पे मैं लिख के भी चलो दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास रकम है 27,000, इसको हमें बांटना है 2:1 में। किसमें बांटना है? 2:1। तो याद रखना इसका टोटल कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पे लिखोगे कैसे? 27,000 गुणे 2/3, यानी पहले वाले का हिस्सा कितना? 2 है, लेकिन टोटल हिस्सा कितना है? 3। इसलिए क्या किया? गुणे 2 किया, लेकिन भागे क्या किया? 3 किया। सेम उसी तरह से 27,000 गुणे इसका हिस्सा कितना? 1, लेकिन टोटल हिस्सा कितना? 3। तो ये हो जाएगा आपका 18,000, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 9,000। ये हो जाएगा आपका बांटने पर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 18,000 पहले वाले का, और दूसरे वाले का हो जाएगा 9,000, और यहाँ पे हो जाएगा 27,000। तो ये आपको याद रखना है कैसे बंटवारा किया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले पे। अगला है हमारा कारीगर लाभांश फंड। क्या दिया है अगला? कारीगर लाभांश फंड। तो एक बात याद रखना, अब जब भी तुम्हें ये लिखा रहे लाभांश फंड, लाभ अंश का मतलब होता है लाभ में अंश। क्या है? लाभ में अंश। ठीक है, यानी कारीगरों को कभी कभी एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, जो लाभ हम कमाते हैं उसमें से एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। ठीक है, या तो कभी कभी कारीगर का प्रोविडेंट फंड होगा, या जो भी ऐसा दिया रहेगा। तो याद रखना है कारीगर प्रोविडेंट फंड हो गया, या कारीगर लाभांश फंड हो गया, ये सारी की सारी चीजें किसकी होती? कारीगरों की होती, हमारी नहीं होती। ये हमें देना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। लाभ में भाग अगर हमने बोल दिया, प्रॉमिस कर दिया देने के लिए, तो हमें देना ही पड़ेगा। और अगर हमें देना पड़ेगा तो ये हमारे लिए क्या बन जाएंगी? दायित्व। तो यहाँ पे याद रखना आपको लिखना कैसे है कि कारीगर लाभांश फंड, यानी जैसे देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तो नंबर 3 यहाँ पे ऐसे लिखोगे, नंबर 3। और यहाँ पे क्या लिखोगे कि कारीगर लाभांश फंड पीढ़ी का दायित्व है। क्या लिखोगे? पीढ़ी का, ये पीढ़ी पीढ़ी का दायित्व है। और अगर पीढ़ी का दायित्व है, इसका मतलब साझेदारों के बीच बांटा नहीं जाएगा। तो याद रखना है, इसलिए अतः जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। साझेदारी के बीच, सॉरी साझेदारों के बीच, ना कि दारी, साझेदारों के बीच नहीं बांटा जाएगा। तो अब इसको क्या करोगे? तो ये भी मैं समझा देता हूँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। याद रखना है, अगर दायित्व है तो दायित्व हम कहाँ दिखाते हैं? तो दायित्व हम दिखाते हैं पूंजी दायित्व पक्ष में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये अगर दायित्व है तो कहाँ दिखाएंगे इसको? पूंजी दायित्व पक्ष में, यानी जहां होगा वहीं का वहीं कॉपी पेस्ट बस कर देना है। ठीक है, ये हमें आगे काम आएगा, इसलिए अभी मैंने बता दिया। उसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 चलते हैं, पढ़ते हैं पहले। तो पॉइंट नंबर 4 में दिया है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया? कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। अब कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड अगर ध्यान दिया हुआ तो यहाँ पे लिखा है 6,000 का दावा चुकाना बाकी है। किसको? कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने। मैंने पहले ही कहा था, आपको समझाया था कि कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड का मतलब होता है कि कारीगरों को अगर कुछ हो गया, उनके साथ कुछ अकस्मात घटना घट गई है, तो उसके सामने हमें उन्हें पैसा देना पड़ेगा। ये हमारी क्या है? जिम्मेदारी है। लेकिन जब घट जाएगा तब, या घटेगा तब, या होगा तब, कंडीशन अप्लाई है। इसका मतलब अगर हुआ नहीं तो पैसे किसके? हमारे। लेकिन यहाँ पे घटना घट गई है, तो यहाँ पे हमें पहले गणना दिखानी पड़ेगी। हमें गणना क्या दिखानी पड़ेगी? 21,000 था। कितना था? 21,000 रुपए था, जिसमें से 6,000 रुपए का क्या हो गया है? दावा। हमें ये देना ही पड़ेगा, हम मना नहीं कर सकते। इसका मतलब कितने पैसे बच गए? इसका मतलब 15,000 रुपए बच गया है। ये हमारा 15,000 रुपए क्या हो गया है? अनामत बच गया है। तो जो अनामत बच गया है, अब तो देना नहीं है किसी को, तो क्या करो? आपस में बांट लो। तो जब आपस में बांटोगे,
ठीक है, क्या करोगे जब अनामत आपस में बांटोगे, मैंने क्या कहा साझेदारों के बीच जब बांटेंगे तो पूंजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो पूंजी बढ़ने का तो पूंजी जमा हो जाएगा, लेकिन कारीगर अकस्मात मुआवजा क्या हो जाएगा, उधार, क्योंकि ये क्या है हमारा लाभ है, लाभ का भाग हमेशा क्या होता है, जमा, और जमा होगा तो उल्टा करोगे तो उधार हो जाएगा, तो याद रखना है यहाँ पे हो जाएगा कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाते उधार, और जो भी नाम दिया है अलय और संकेत, इन दोनों की ही पूंजी खाते क्या हो जाएगा, जमा, की पूंजी खाते जमा। कितना बचा है, 10,000 है, कौन से अनुपात में बांटा है, 2:1, तो सेम टू सेम गणना ऊपर जैसे मैंने दिखाया, 15,000 गुणे 2/3, तो यानी कितना हो जाएगा, 10,000 आएगा पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए कितना आ जाएगा, 5,000, और यहाँ पे आ गया आपका 15,000। ठीक है, पिछले वाला वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि वो तुम्हें बहुत काम आ जाएगा, और मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें जरूरत नहीं होगी मैं वो आपको नहीं फोर्स करूंगा, ये जरूरी है, इसलिए मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। बाकी तुम्हारा अगर तुम्हें आता है तो दैट्स टू गुड, अगर नहीं आता तो देखा, और आता है तो भी मैं सजेस्ट करूंगा एक बार स्पीड में देख जरूर लेना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो तुम्हें दिमाग में फिट हो जाएंगे और काम आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा 4 रोजनामचा, हमें 1 2 3 4 करके लिखना होगा, ये मैंने ऊपर लिख दिया था बट आप नीचे ही करके लिखना। ओके, तो 1 2 3 4 इसलिए से 4 रोजनामचा हो गया है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं मैं, जो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपको काम आएगा, क्या है कि ये जो हमारे 6,000 का दावा है, ये जो 6,000 रुपए दावा स्वीकार किया गया है, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, दायित्व। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो 6,000 का दावा है अब हमें देना ही पड़ेगा, दावा का मतलब मैं दायित्व बोल सकता हूँ क्योंकि अब हमें पैसा देना पड़ेगा, और अगर ये दायित्व है तो दायित्व मैंने बताया अभी ऊपर वाले ही पॉइंट में कि हमें ये कहाँ दिखाना पड़ेगा, हमारा जो आर्थिक चिट्ठा का पूंजी दायित्व पक्ष होता है हमें वहीं दिखाना पड़ेगा। हमें क्यों वहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से उठाए भी तो थे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये सारी चीजें होती कहाँ है, वहीं होती है, तो जहां से उठाए वहीं चुपचाप रख दो क्योंकि वो पैसा तुम्हारा नहीं है। दायित्व मतलब ये होता है जैसे अगर हम किसी की कोई चीज लेकर जाते हैं तो जैसे लेकर जाते हैं वैसे ही वापस करते हैं क्योंकि हमारी वो दायित्व होती है, उसी तरह से लाभ जहां से उठाया वहीं रख दो, अगर तुम्हारा नहीं है वो तो रख दो जाके वहीं पे। ठीक है, तो ये दावा हमने, ये जो अनामत हमने उठाया कहां से था, पूंजी दायित्व में से, इसलिए वहीं जाके लिख देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको समझ में आई होगी और यहाँ पे जो भी चीजें बताई वो सब क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम पुनः मूल्यांकन का लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, मोस्ट अवेटेड चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 आपका प्रवेश। और जिस तरह से मैं बताऊंगा उम्मीद करूंगा कि आप उस क्लास को देखेंगे, और इतनी गारंटी है मेरी कि अगर आप उस चैप्टर को आपने पूरा अच्छे से देख लिया तो पांचवा और छठा दोनों का दोनों आपका इजी हो जाएगा, पांचवा सीख लिया तो छठा हलवा है आपके लिए, बस सिर्फ तुम्हें खाना है और कुछ नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।